बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिज़नेस कैसे किया जाए, इस टॉपिक पे दो वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। उस पर 28 स्टेप्स जो मैंने डिवाइस किए हुए हैं उन पे बात चल रही है। और जो लास्ट वीडियो थी हम 12 स्टेप्स कवर कर चुके थे। अब ऑनवर्ड्स की बात करेंगे। और हर चीज़ की एक हायरार्की होती है। अगर हायरार्की के थ्रू चलें तो आपके लिए मंजिल आसान हो जाती है। अगर आप सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही चलें तो फिर ही आपके लिए आसानी होती है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप था स्टेप 13। स्टेप 13 में ऑर्डर कंफर्मेशन बाय इंपोर्टर। ये अभी जो सीक्वेंस लेटर्स की चल रही है वो क्या था कि एक्सपोर्टर ने इंट्रोडक्शन लेटर दिया, इंपोर्टर ने फिर इंक्वायरी रेज की, एक्सपोर्टर ने उसके अगेंस्ट कोटेशन लेटर दिया, सैम्पल्स दिए, और अब जो इंपोर्टर है वो ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं, ऑर्डर कंफर्मेशन लेटर दे देते हैं, परचेज़ एग्रीमेंट दे सकता है, परचेज़ इंडेंट दे सकता है, कोई भी वो डॉक्यूमेंट ऐसा जिस पे अपनी विलिंगनेस शो करते हैं वो शेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये जितने भी लेटर्स हैं, हमने 4 लेटर्स शेयर किए और 4 लेटर्स में ही ऑर्डर कंफर्म हो जाए, ये तो बड़े लक की बात होती है। रूटीन में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद इंक्वायरी की, इंक्वायरी पर जब कोटेशन आती है तो फिर बाउंस बैक होता है कि ये प्राइस ज़्यादा है, तो नेगोशिएशन शुरू हो जाती है प्राइस पे, इनको टर्म्स पे, पेमेंट टर्म्स पे, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो एट द एंड ऑर्डर कंफर्म होना होता है या कोलैप्स होना होता है, लेकिन हायरार्की यही रहेगी, सीक्वेंस यही आएगा। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो लेटर्स हैं इस किस मीडियम से ये एक्सचेंज हुए हैं। अगर तो नेट पे आपने एड्रेसेस देखे जो कि मोर देन 90% फेक ही होते हैं, सैंपल लेके भगने वाले लोग होते हैं, तो फिर तो रिस्पॉन्स इतना नहीं आएगा। और अगर आपने एड्रेसेस किसी अथेंटिक जगह से लिए हैं और उसके बाद उसको आप कोरियर सर्विस को अच्छी, जैसे फेडेक्स है, DHL के थ्रू डिस्पैच करते हैं, तो उनको भी पता है कि सीरियस इंटेंशंस हैं और कुछ मनी इन्वॉल्व है इसमें, तो उसका इम्पेक्ट अच्छा आता है। एग्जीक्यूटिव से उसको वेटेज देते हैं कि पार्सल आया है। और उससे भी अच्छा क्या है, जो सबसे ज़्यादा अपील करेगा, अगर आप क्लाइंट के साथ फिज़िकली इंटरेक्शन आपका हो जाता है, फिज़िकली उससे मिलते हैं। अब आपके दिन में यही क्वेश्चन अराइज होएगा कि फिज़िकली ओवरसीज़ की मार्केट में कैसे जाया जाए। तो ऐसा है कि हमारे मुल्क में भी एग्जीबिशंस हो रही होती हैं, जैसे स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ एग्जीबिशंस अरेंज करवा रही होती हैं। तो अगर हमारे कंट्री में एग्जीबिशन हो रही है, वहाँ पे क्लाइंट्स आए हुए हैं, तो वहाँ पे आप उनसे उनकी मुलाकात होती है, आप कन्वर्सेशन एक्सचेंज होती है, उनको रखकर एक कप ऑफ टी आप उनके साथ शेयर कर लें तो आपकी रिलेशनशिप डेवलप होती है। तो उस दौरान चाहे यही हायरार्की लेटर्स की शेप में एक्सचेंज हो जाए, चाहे वर्बली एक्सचेंज हो जाए, लेकिन वो उसका जो इम्पेक्ट है वो मच ग्रेटर होता है। तो ये डिपेंड करेगा किस तरह से जो लेटर्स हैं एक्सचेंज हुए हैं। अच्छा, ये जितने भी लेटर्स हैं ये सारे वन साइडेड हैं, या एक्सपोर्टर की तरफ से लेटर जा रहा है या इंपोर्टर की तरफ से लेटर आ रहा है। लेकिन कोई भी लेटर, चारों में से कोई भी एक भी ऐसा लेटर नहीं है जिसमें दोनों पार्टीज़
यानी सेलर एंड बायर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, दोनों ने विलिंगनेस शो की हुई है, एग्रीनेस की हुई है, एग्री करने के बाद सिग्नेचर किए हुए हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। तो इसकी फिर लीगल वैल्यू नहीं है, कोर्ट में जाएं तो इसकी पोजीशन नहीं है, इसकी वर्थ नहीं है। उसके लिए फिर लाजम हो जाता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाजमी बनाया जाए जिसमें दोनों पार्टीज़ की विलिंगनेस होए, दोनों के सिग्नेचर होए, साइन स्टैम्प होए, तो फिर वो एक बॉन्डिंग लीगल हो जाती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्लाह न करे केस कोर्ट में चला जाए, डिस्प्यूट में चला जाए, कोर्ट में चला जाए, किसी भी फॉरम पे सेटलमेंट के तौर पे चला जाए, तो भले आपकी डील एलसी में हुई या किसी भी टर्म में हुई, तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टियों ने साइन स्टैम्प किए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो लाजमी मांगा जाएगा। उसके बाद अदर एविडेंसेस ली जाएंगे। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन स्टैम्प करें, उनकी तमाम क्लासेस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, थारोली गो थ्रू हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब ऑर्डर बड़ा मिल जाता है, प्राइस भी अच्छी मिल जाती है, अच्छी बात है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इवन कि क्लेम्स की क्लासेस होती हैं। जैसे मैं आपको एक क्लास की बताता हूँ, बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्लाइंट के साथ कोई डील की है और आपने उसके मुताबिक शिपमेंट करनी थी, शिपमेंट नहीं कर पाए, लेट हो, मैं मुझसे बताता हूँ, लेट का हो गई है शिपमेंट, और आपकी शिपमेंट उसके पास टाइम के मच लेटर पहुंची है, और जो इवेंट उसने प्लान किया हुआ था, जिस इवेंट पे उसने वो प्रोडक्ट सेल करनी थी, वो इवेंट गुजरने के बाद अगर बाद में प्रोडक्ट मिलती है, बाद में शिपमेंट मिलती है, तो उसका सीज़न आउट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट अब सेल ना होनी होए, तो फिर वो क्लाइंट, अगर आपने बिजनेस लॉस क्लेम की क्लास एग्री की हुई है, तो उसका मीनिंग ये होएगा, वो इम्पोर्टर कहेगा कि जो इस शिपमेंट से उसकी सेल होनी थी वो सेल नहीं हुई, वो तो उसका लॉस हुआ, उस इवेंट की सेल का लॉस हुआ। लेकिन वो इसके मच बियॉन्ड जाएगा। मच बियॉन्ड कैसे जाएगा, वो ये कहेगा कि चूँकि उस इवेंट पे मैंने ये जो सेल करनी थी, जो मेरे क्लाइंट लगे हुए थे, जो मेरे कस्टमर्स थे, चूँकि मेरे पास प्रोडक्शन नहीं पहुंच सकी, मैं वो सेल नहीं दे सका, तो मेरे जो क्लाइंट है वो मेरे कंपेटिटर, मेरे जो मद्दे मुकाबला है, मेरा जो हरीफ है, उसके पास चले गए हैं। तो मेरे कस्टमर्स का लॉस हो गया है। कस्टमर्स हैं तो बिज़नेस है, कस्टमर्स नहीं रहे तो बिज़नेस भी नहीं रहा, तो मेरा बिज़नेस लॉस हो गया। तो उसका जो क्लेम होएगा वो सिर्फ सेल्स के इक्वल नहीं होएगा, उसको मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर बिज़नेस लॉस क्लेम डाल दी जाएगी। लिहाजा जब भी आप सेल्स एग्रीमेंट करें, इसमें बहुत केयरफुल हो के सारी क्लासेस को अंडरस्टैंड करें, खाली रीड ना करें, अंडरस्टैंड करें उसकी मीनिंग क्या है, क्या चीज़ हम पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, हमें कल को क्या करना पड़ सकता है, उसके वर्स्ट सिनारियो तक उसका थिंक आउट करें। नॉर्मली एसएमई सेक्टर के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट 1-2 पेजेस के होते हैं। मैंने जैसे बुक पे भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिमेन लगा दिया है 1 पेजर का। लेकिन एक चीज़ में रखें कि जैसे मैंने पहले बोल दिया कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो
इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों की एग्री हुई हैं, वो सारी ही उसमें आनी चाहिए। भले आप उसको उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स करनी चाहिए, पेजेस कुछ अटैच करने पड़ जाएँ तो अटैच कर लें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं चूँकि बहुत बड़े ग्रुप में हूँ, तो हमारी जब शिपमेंट्स आती हैं, हम नया प्रोजेक्ट जैसे इंपोर्ट करते हैं, नई फैक्ट्री इंपोर्ट करते हैं, तो बिलियंस का प्रोजेक्ट होता है। तो हमारा जो सेल्स एग्रीमेंट है वो 50-60 पेजेस का होता है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थॉरोली एक एक पॉइंट को थिंक टू द एंड किया जाता है कि इसको कैसे सेटलमेंट है तो कैसे होएगी, अगर कोई क्लेम हो गया कैसे होएगा, एक्सेप्टेंस कैसी होनी है, रिटेंशन मनी कैसे जानी है, आप क्लेम के बाद जो शिपमेंट्स होनी है वो क्लेम की शिपमेंट्स कैसे होएंगी, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप कोई सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, और आपको किसी क्लास की समझ नहीं आ रही या आप रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको उसमें गाइड कर देंगे। तो ये इसका मतलब है जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 14, स्टेप 14, वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इशूज बाय एक्सपोर्टर। जो एक्सपोर्टर है, जो सेलर है, वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स एग्रीमेंट इशू करता है। और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जब इशू करे तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। अच्छा, साइन करने में क्या है कि जो साइनिंग अथॉरिटी का नेम, वो नेम शो होना चाहिए, साइनिंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन हो, बिजनेस नेम है, देन बिजनेस की स्टेप है, और देन 5th नंबर पे सिग्नेचर है, फुल सिग्नेचर। और देखें, बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इनिशियल नाम की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है। एविडेंस जब लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे इनिशियल को इग्नोर कर दिया जाता है। तो हमेशा फुल सिग्नेचर लेंगे ईच एंड एवरीवेयर, कभी इनिशियल के क्वेश्चन ना रखें। अब आपने एज एन एक्सपोर्टर, एज एन सेलर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन स्टैम्प किया, फिर आपने यही जब भेजा इंपोर्टर के पास, बायर के पास, ख़रीदार के पास, तो उसे भी यही चीज़ रिक्वेस्ट करें कि वही यही जो 5 पॉइंट्स आपने एज एन एक्सपोर्टर किए, यही 5 स्टेप्स इंपोर्टर भी करे। यानी इंपोर्टर की तरफ से जो साइनिंग अथॉरिटी है, उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, बिजनेस नेम, बिजनेस स्टैम्प एंड फुल सिग्नेचर, वो भी करें। अच्छा, जब वो भी सिग्नेचर कर दें तो यहाँ पे 2 प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में। एक तो ये है कि 2 सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भेजे जाते हैं, एक इंपोर्टर अपने पास रख लेता है, एक वापस एक्सपोर्टर को उसके रिकॉर्ड के लिए भेज देता है। और दूसरी प्रैक्टिस ये है कि एक ही भेजा जाता है और उस पर सिग्नेचर करने के बाद एक कॉपी सेट जो है एक्सपोर्टर को भेज दिया जाता है। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर इंश्योर करें कि दोनों में से एक ऑप्शन लाजमी अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो फाइनल जो साइन एग्रीमेंट है, जो इंपोर्टर ने साइन स्टैम्प किया होता है, उसकी कापी अपने रिकॉर्ड में नहीं रख रहे होते। और जब कभी कोई डिस्प्यूट आ जाता है या कोई इशू अराइज होता है, तो उनके पास वो कापी नहीं मौजूद होती जिसमें इंपोर्टर ने साइन स्टैम्प किया होता है, एग्री किया होता है। तो फिर उस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की लीगली वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि उस पर तो एग्री नहीं किया हुआ। जो एग्री किया होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर होंगी, उसकी बेस पे ही बात चलनी होती है। तो अभी तक जो ये डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, लेटर्स की बात हुई, डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टिल द मोमेंट इज़ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स एग्रीमेंट। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब कोई मुआहदा करो तो उसको तहरीर कर लिया करो। तो हमें ये इसके बारे में जो एडवाइस है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कर दी हुई है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का एक कसीर हिस्सा, यानी तकरीबन 26 ईयर्स तिजारत में गुजरे हुए हैं। और हमें तिजारत उनसे सीखनी चाहिए, क्या एथिकल प्रिंसिपल थे
انہی پرنسپلس کو فالو کرتے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے آپ سے محبت کیجیے گا, اپنے ملک پاکستان سے محبت کیجیے گا. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. آئی لو پاکستان. پاکستان زندہ باد.